हम जब भी नजर उठाकर दूर तक फैले आसमान को देखते हैं तो उसके रूप रंग और सितारों की चमक को देखकर दंग रह जाते हैं। और परिंदों को इस खुले आसमान में उड़ान भरता देखकर हम भी उड़ने का अरमान रखने लगते हैं। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम तो इससे कहीं ऊपर उस अनंत तक फैले रोमांच से भरे अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। अंतरिक्ष जिसका कोई आरंभ और अंत दिखाई नहीं देता, और पृथ्वी से देखने पर ये दूर तक फैला एक कैनवस नजर आता है जिस पर कहीं टिमटिमाते तारे बना दिए गए हैं तो कहीं चांद और सूरज को उकेर दिया गया है। ये अनंत तक फैला अंतरिक्ष भले ही शांत दिखाई देता हो, लेकिन इसमें हर पल हलचल होती रहती है। इसमें निर्माण भी होता है तो प्रलय का सारा सामान भी इसी अंतरिक्ष में समाया है। इस रहस्य और रोमांच से भरे अंतरिक्ष में बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सी डस्ट, गैस और अरबों तारों से मिलकर बनी है। लेकिन रात के अंधेरे में जो गैलेक्सी दूध जैसी सफेद और चमकदार नजर आती है, वही मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने अंतरिक्ष में दूध से रास्ता ही बना दिया हो, तभी तो इसे मिल्की वे कहा जाता है। इसे आप हमारी गैलेक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी गैलेक्सी में वो सारे तारे मौजूद हैं जिन्हें हम रात के आसमान में निहारते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सूरज और हमारी पृथ्वी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इस अंतरिक्ष में केवल एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि इसके खजाने में हर साल एक नया सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात करें तो इसमें भी करीब 100 बिलियन सोलर सिस्टम मौजूद हो सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद इन बिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है, जिसके केंद्र में सूर्य है, जो कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। और इसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति करीब 4.5 बिलियन साल पहले हुई, जब गैस और धूल के बादल बने। इसके निर्माण में सुपरनोवा की भूमिका रही, जो किसी तारे में होने वाले भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। इससे बना बादल जब धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उसने सोलर नेबुला का रूप ले लिया, और जैसे ही ग्रेविटी की वजह से नेबुला कोलैप्स हुआ तो ये एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया। मटेरियल की इस डिस्क के केंद्र में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव की वजह से हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर हीलियम का निर्माण करना शुरू कर दिया। ऐसा होने पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई और इसी एनर्जी से सूर्य का जन्म हुआ, जो कि सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थापित हो गया। उस डिस्क के बाहरी हिस्से में भी मैटर लगातार एक दूसरे से टकराते रहे और उन्होंने आपस में मिलकर ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मून्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड बनाने शुरू कर दिए। इस तरह पूरे सोलर सिस्टम का निर्माण होता गया, जिसमें सूर्य के अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून नामक 8 प्लैनेट बने। और इन प्लैनेट्स के अलावा प्लूटो जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स, दर्जनों चंद्रमा और मिलियंस एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोरॉइड भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन गए। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति पर किए गए नए अध्ययन बताते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी और सेजिटेरियस गैलेक्सी के आपस में टकराने से तारों का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी गैस जमा हुई और गैसों के बादल एक साथ आ गए, जिससे सोलर सिस्टम बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। सूर्य और 8 प्लैनेट से बने इस सिस्टम को सोलर सिस्टम नाम सूर्य की वजह से मिला, क्योंकि सूर्य इस सोलर सिस्टम का केंद्र है और सूर्य यानी सन को लैटिन में सॉइल्स कहा जाता है। इसलिए इसका नाम सोलर रखा गया और सन से रिलेटेड सभी चीजों को सोलर कहा जाने लगा। शायद आपको भी यही लगता हो कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और अर्थ सहित सभी प्लैनेट्स इसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में सूर्य को भी चक्कर लगाना पड़ता है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगाता है और इस चक्कर को पूरा करने में सूर्य और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को 250 मिलियन साल लग जाते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स हमेशा से एक फिक्स ऑर्डर में ही रहते हैं, यानी मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ,
और इस तरह आठों प्लैनेट्स का ऑर्डर फिक्स है। तो क्या इसका भी कोई कारण है? हाँ, प्लैनेट्स के इस प्रॉपर ऑर्डर का रीजन उनकी बनावट और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से जुड़ा है। सूरज की गर्मी को सहन करने की क्षमता रॉकी मटेरियल वाले प्लैनेट्स में ही हो सकती है। इसलिए सूरज के नजदीक 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स स्थित हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इनके आकार छोटे हैं और इनकी सरफेस सॉलिड और रॉकी है। जबकि सोलर सिस्टम के आउटर रीजन में आइस, लिक्विड और गैस के प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें गैस जाइंट जुपिटर और सैटर्न है और आइस जाइंट यूरेनस और नेपट्यून स्थित है। इन चारों प्लैनेट्स में रिंग सिस्टम मौजूद है। प्लैनेट्स को इनर और आउटर ग्रुप्स में बांटने का काम एस्टेरॉइड बेल्ट करती है, जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट्स के बीच में स्थित है। इन सभी प्लैनेट्स का साइज अलग अलग है। ऐसे में अगर साइज के बेस पर इन प्लैनेट्स का क्रम जाने तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपट्यून प्लैनेट, जिनके बाद 5वें नंबर पर अर्थ और उसके बाद वीनस, मार्स और मरकरी प्लैनेट्स आते हैं। साइज के बेस पर प्लैनेट्स का ये क्रम जान लेने के बाद अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम के बारे में करीब से जानने की। इसीलिए सबसे पहले सूर्य से शुरुआत करते हैं। सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य स्थित है, जो कि अंतरिक्ष के बाकी तारों की तरह ही एक तारा है। मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 100 अरब तारे मौजूद हैं, लेकिन सूर्य उन सब में विशेष है, क्योंकि यह अर्थ प्लैनेट पर जीवन को संभव बनाता है। इसी के कारण अर्थ पर मौसम, ऋतुएं और जलवायु संभव होती है। ये गैस का गोला सूर्य अर्थ से देखने पर पीला दिखाई देता है, लेकिन असल में ये सफेद रंग का है और अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से पीला दिखाई देता है। ये सूर्य कितना विशाल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 1 मिलियन अर्थ समा सकती है। इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 109 गुना ज्यादा है और इसका प्रकाश भले ही 8 मिनट में अर्थ पर पहुंच जाता हो, लेकिन इसकी औसत दूरी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि हम इंसानों के लिए इतनी ज्यादा है कि अगर अर्थ का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान भी सूर्य से अर्थ की ओर आए तो उसे लगभग 450 साल लग जाएंगे। पूरे सोलर सिस्टम के द्रव्यमान का 99.8% केवल इस सूर्य में समाया है और यही है जिसने अपनी ग्रेविटी के जरिए सभी प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट्स में रोक रखा है। सूर्य हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता है और इसका कोर टेम्परेचर लगभग 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्या आप इसकी गर्मी का अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब इससे इतना दूर अर्थ पर रहते हुए हम इसे आंख उठाकर देख नहीं पाते तो इसके कोर टेम्परेचर का अंदाजा कैसे लगा पाएंगे? सूर्य हमारा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स भले ही है, लेकिन एक दिन इसकी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। आज इसे येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है, लेकिन इसका सफर तो ब्लैक ड्वार्फ पर जाकर खत्म होगा। अगले 5 बिलियन साल बाद जब सूर्य का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये येलो ड्वार्फ स्टार अपना रूप और आकार बदलकर एक विशाल रेड जाइंट बन जाएगा और जब ऐसा होगा तो जीवन देने वाला सूर्य अर्थ सहित अपने नजदीकी प्लैनेट्स को जलाकर राख कर देगा। इसके बाद सूर्य व्हाइट ड्वार्फ का रूप लेगा और धीरे धीरे ब्लैक ड्वार्फ के आकार में सिमट जाएगा। इस समय सूर्य का आकार पृथ्वी के बराबर हो जाएगा, लेकिन इस बदलाव से अंतरिक्ष को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि अंतरिक्ष के सारे सूर्य एक साथ ब्लैक ड्वार्फ ना बन जाए, और इसकी संभावना तो ना के बराबर है। बहुत सारे सूर्य के बारे में सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद बहुत से सोलर सिस्टम्स के पास अपना अपना सूर्य है और बहुत से ऐसे सोलर सिस्टम्स भी है जिनमें एक से ज्यादा सूर्य है। सोचकर देखिए, एक ही आसमान में 2 सूर्य। खैर, सूर्य का ये सच आपको हैरानी से जरूर भर सकता है, लेकिन अंतरिक्ष तो है ही हैरानी और रोमांच से भरी दुनिया, जिसमें कब क्या बदल जाए और कब क्या घट जाए कोई नहीं जानता। और फिलहाल अगर हम कुछ जानते हैं तो वो है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 प्लैनेट्स में से सूर्य का सबसे नजदीकी प्लैनेट मरकरी यानी बुध है, जो इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है।
इसका साइज पृथ्वी के चंद्रमा से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है। ये 4 इनर प्लैनेट्स में पहला प्लैनेट है और इसकी सॉलिड सरफेस है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है और ये प्लैनेट अर्थ के साइज का 38% है। सूरज के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी ये प्लैनेट सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो हीट को होल्ड करके इसकी सरफेस को गर्म रख सके। ऐसे में जितनी हीट मरकरी को सूर्य से मिलती है वो तेजी से स्पेस में वापस चली जाती है और मरकरी सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं बन पाता है। हल्की ग्रे कलर के इस प्लैनेट का कोई मून नहीं है। अर्थ की तुलना में ये प्लैनेट धीरे घूमता है, इसीलिए इसका एक दिन थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। इस प्लैनेट को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 59 अर्थ डेज लगते हैं, जबकि इसका एक साल बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि ये सूरज के सबसे पास है। इसीलिए सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला टाइम बहुत ही कम होता है और सिर्फ 88 अर्थ डेज में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी अगर आप मरकरी पर रहते हैं तो हर 3 महीने में अपना बर्थडे मना पाते, लेकिन इस प्लैनेट पर रहते हुए आपको हर दिन सूरज दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी पर तो हर दिन सूरज उगता है और अस्त होता है, लेकिन मरकरी का हर दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 180 अर्थ डेज में एक बार सनराइज होता है। इस प्लैनेट को मारिनियर 10 और मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट के जरिए विजिट करके इसके केमिकल कंपोजिशन, जियोलॉजी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता लगाया गया था। मरकरी पर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो रात का -180 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे में इस प्लैनेट पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मरकरी के बाद इनर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर वीनस यानी कि शुक्र स्थित है, जो भले ही सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म है। इसका रीजन असल में इसका एटमॉस्फेयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी हैं। इसी गैस की वजह से वीनस सबसे गर्म ग्रह बना है। इसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें लेड जैसी धातु भी पिघल जाए तो इंसान का इस प्लैनेट पर रहना तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट को वीनस के एटमॉस्फेयर में ऐसी गैस के साइन मिले हैं जो कि इस प्लैनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं। और अगर ये पूरी तरह सच हो गया तो चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमक बिखेरने वाले इस प्लैनेट पर भी हमारी पहुंच हो जाएगी। सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित वीनस एक एक्टिव प्लैनेट है, जिस पर माउंटेन्स और वॉल्केनोज है। इसका साइज और स्ट्रक्चर अर्थ से काफी सिमिलर है, इसलिए इसे अक्सर अर्थ की सिस्टर भी कह दिया जाता है। अर्थ का साइज वीनस से थोड़ा ही बड़ा है और वीनस अर्थ के साइज का 95% है। इसकी पहचान आसमान में चमकते हुए एक खूबसूरत तारे के रूप में की जाती है, जिसे अक्सर चंद्रमा के ऊपर बिना टेलीस्कोप की मदद लिए आसानी से देखा जा सकता है। भले ही ये प्लैनेट अर्थ की सिस्टर कहलाता हो, लेकिन ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। यानी अर्थ और बाकी प्लैनेट्स जिस दिशा में रोटेट होते हैं, वीनस उनसे उल्टा रास्ता चुनता है। इसका रोटेशन बहुत धीरे होता है, तभी तो इसे अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 243 यानी कि 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। लेकिन इसे सूर्य का चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और केवल 225 यानी कि 225 अर्थ डेज में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी वीनस पर एक साल 225 दिन में ही आ जाता है। और मजेदार बात ये है कि वीनस का एक साल एक दिन से थोड़ा छोटा होता है। इतना ही नहीं, इसका एक दिन अर्थ के एक दिन से काफी अलग भी होता है। जहां अर्थ पर हर दिन सूर्य उगता और अस्त होता है, वहीं वीनस पर 117 यानी कि 117 अर्थ डेज में एक बार सनराइज होता है। इस तरह लगभग एक साल में वीनस पर 2 बार सनराइज होता है। हालांकि इस दौरान एक ही दिन चल रहा होता है और क्योंकि वीनस अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसीलिए यहाँ सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में अस्त होता है। और हाँ, इसके पास अपना कोई मून भी नहीं है।
इस प्लैनेट को करीब से जानने के लिए इस पर मैरिनर 2, पायनियर वीनस 1 और मैगेलन जैसे बहुत से स्पेसक्राफ्ट्स के जरिए विजिट किया गया, जिनसे इस हॉटेस्ट प्लैनेट के टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड्स और एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का पता लगाने में मदद मिली। वीनस के बाद सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स में तीसरे नंबर पर आती है अर्थ, जिसे हम अपना घर कहते हैं। ये प्लैनेट बाकी प्लैनेट से स्पेशल है क्योंकि ये ओशन प्लैनेट है। इसके सरफेस का 70% यानी कि 70% पानी से घिरा हुआ है और इसके एटमॉस्फेयर ने इस प्लैनेट को इतना गर्म बनाए रखा है जिससे इस पर जीवन चलता रह सके। और फिर ये अकेला ही ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, जो 4 गैस जाइंट्स से तो छोटा है, लेकिन मरकरी, मार्स और वीनस जैसे रॉकी प्लैनेट से बड़ा है। इस प्लैनेट पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है क्योंकि अर्थ को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में अर्थ को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और यही समय हमारा एक साल कहलाता है। सूर्य से इसका एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है। वैसे अर्थ का अपना एक मून है जिसे हम रात में देखा करते हैं। ये सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा मून है और अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इस मून की उपस्थिति हमारे प्लैनेट को डगमगाने से रोकती है, यानी कि अर्थ प्लैनेट को स्टेबल बनाए रखती है और यहाँ के क्लाइमेट को भी। अर्थ पर आने वाले ओशन टाइड्स का मेन रीजन भी इसी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के बाद इनर प्लैनेट्स का आखिरी और चौथा प्लैनेट मार्स यानी मंगल है, जो रेड प्लैनेट भी कहलाता है क्योंकि इसका रंग लाल है, जिसे देखकर लगता है कि ये प्लैनेट तो बहुत गर्म होगा, लेकिन असल में ये एक ठंडा रेगिस्तान है और इसका लाल रंग इसकी सरफेस पर मौजूद रस्टी आयरन की वजह से है। सूर्य से इसकी दूरी 228 यानी कि 228 मिलियन किलोमीटर है। ये प्लैनेट अर्थ के साइज का 53% है। अर्थ की तरह इस प्लैनेट पर भी ऋतुएं हैं, ज्वालामुखी है, मौसम है और घाटियां भी हैं। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन के अलावा थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और जलवाष्प भी है। मार्स पर पानी तो है लेकिन वो बर्फ की फॉर्म में है और इस ठंडे और ड्राई प्लैनेट पर फिलहाल जीवन की कोई संभावना नजर नहीं आती। लेकिन इस प्लैनेट के भूत, भविष्य और वर्तमान को समझने के लिए इस पर बहुत से मिशंस के जरिए विजिट किया गया है और ये ऐसा अकेला प्लैनेट है जहां क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स भी भेजे गए हैं जो मार्स की पिक्चर्स और मेजरमेंट्स लेते हैं ताकि फ्यूचर के लिए इस प्लैनेट को एक सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सके। मार्स की एटमॉस्फेयर तो एक्टिव है, लेकिन इसकी सरफेस एक्टिव नहीं है क्योंकि इस पर मौजूद वॉल्केनोस डेड है। इस प्लैनेट का एक दिन 24.6 घंटे में पूरा होता है, जो अर्थ के एक दिन से थोड़ा ही ज्यादा है, जबकि मार्स का एक साल 687 यानी कि 687 अर्थ डेज के बराबर होता है, जो अर्थ के एक साल से कहीं ज्यादा है। अर्थ की तरह मार्स के पास भी अपने मून हैं, लेकिन इसके पास फोबोस और डेमोस नामक 2 मून्स हैं। मार्स के बाद सोलर सिस्टम को इनर और आउटर प्लैनेट्स में बांटने वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। इस डिस्क शेप की बेल्ट में अरबों एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, जो रॉक और मेटल के बने हैं। इनमें से ज्यादातर का आकार डस्ट पार्टिकल जितना छोटा है, तो कुछ 1000 किलोमीटर दूर तक भी फैले हैं। इस बेल्ट के द्रव्यमान का आधा हिस्सा सेरिस, वेस्टा, पैलिस और हाइजीना में समाया हुआ है। इनमें से सेरिस एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जबकि बाकी तीनों एस्ट्रॉइड्स हैं। ऐसा नहीं है कि एस्टेरॉइड बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सटे हुए हैं, बल्कि इनके बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक एस्ट्रॉइड पर खड़े होकर देखेंगे तो दूसरा एस्ट्रॉइड आपको बड़ी आसानी से दिखाई नहीं देगा। इस बेल्ट का निर्माण भी तभी हुआ जब प्लैनेट्स बन रहे थे, लेकिन जब बहुत सारी डस्ट और चट्टानें मिलकर भी इतना वजन नहीं बना पाई कि एक प्लैनेट बना सके, तो उसने इस बेल्ट का आकार ले लिया।
इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद सोलर सिस्टम का आउटर रीजन शुरू होता है, जिसमें 4 आउटर प्लैनेट्स स्थित है, जिनमें सबसे पहला प्लैनेट जुपिटर यानी बृहस्पति है। ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इस प्लैनेट की ग्रेविटी बाकी सभी प्लैनेट से काफी ज्यादा है। इसकी सरफेस बहुत सॉलिड नहीं है, बल्कि ये गैस से बना है, जिसमें ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन और हीलियम की है, बिल्कुल सूर्य की तरह। हालांकि ये माना जाता है कि इसके केंद्र में अर्थ के आकार की सॉलिड इनर कोर हो सकती है। इस प्लैनेट के चारों ओर रिंग्स हैं, लेकिन ये इतनी क्लियर नहीं है कि आसानी से देखी जा सके। ये प्लैनेट लाल, भूरे, पीले और सफेद घने बादलों से घिरा रहता है, जो अमोनिया और पानी के बने हैं और हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं। इनकी वजह से ऐसा लगता है जैसे इस प्लैनेट पर धारियां हैं। इस प्लैनेट पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ओशन है, जो लिक्विड हाइड्रोजन से बना है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 778 यानी 778 मिलियन किलोमीटर है और ये प्लैनेट अर्थ के आकार का 1120% है। यानी अगर अर्थ को एक अंगूर की साइज का माने तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जैसा दिखाई देगा। जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है तो एक साल 11.8 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। इस प्लैनेट पर एक ग्रेट रेड स्पॉट भी मौजूद है, जो असल में बहुत बड़ा तूफान है, अर्थ से भी बड़ा, और सैकड़ों सालों से ये तूफान इस प्लैनेट पर चल रहा है। इस प्लैनेट के पास 79 मून्स है, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है, जो कि सोलर सिस्टम में मौजूद 200 से भी ज्यादा मून्स में से लार्जेस्ट मून है, जिसका साइज मरकरी प्लैनेट से भी काफी बड़ा है। और ये अकेला ऐसा मून है जिसके पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इसके मून यूरोपा पर मिलने वाला ओशन लाइफ की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। इस प्लैनेट पर भी बहुत से स्पेस क्राफ्ट्स, ऑर्बिटर्स और प्रॉब्स भेजे हैं, जैसे पायनियर 10, व्योजार 1, कैसिनी, न्यू हॉरिजन्स और जूनो। तभी तो इस प्लैनेट के सरफेस, टेम्परेचर, ग्रेट रेड स्पॉट और मैग्नेटिक फील्ड जैसी बहुत सी इंपॉर्टेंट जानकारियों के जरिए इस प्लैनेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में मदद मिल सकी। जुपिटर के बाद बारी आती है सैटर्न यानी शनि की, जो आउटर प्लैनेट्स में दूसरे नंबर पर आता है और सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। लेकिन फिर भी अगर इसे एक बड़े पूल में रखा जा सके तो ये उसमें डूबने की बजाय तैरने लगेगा, क्योंकि गैस से बने इस प्लैनेट का घनत्व पानी से कम होता है, जिसकी वजह से ये पानी से हल्का होता है और आसानी से पानी पर तैर सकता है। ये प्लैनेट अपनी खूबसूरत 7 रिंग्स की वजह से खास पहचान रखता है। ये रिंग्स बर्फ और चट्टानों से बनी है। जब गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप से सैटर्न को देखा तो उन्हें लगा जैसे वो कोई ऐसा प्लैनेट देख रहे हैं जिसके हैंडल्स भी है, लेकिन असल में वो इस प्लैनेट की रिंग्स है। आप जैसे पृथ्वी पर खड़े हो पाते हैं वैसे सैटर्न पर खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी सरफेस सॉलिड नहीं है, बल्कि ये गैस से बना है और ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी एक बॉल जैसा है। सूर्य से इसका एवरेज डिस्टेंस 1.4 बिलियन किलोमीटर है और ये अर्थ की साइज का 945% है। इस प्लैनेट पर एक दिन केवल 10.7 घंटों में पूरा हो जाता है, जबकि एक साल 29 यानी 29 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। इस खूबसूरत प्लैनेट के पास 82 यानी कि 82 मून्स है। इनमें से 53 मून्स अपनी पहचान पा चुके हैं, जबकि अभी ऐसे 29 मून्स बाकी हैं, जिनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। सैटर्न के इन मून्स में से सबसे बड़ा है टाइटन, जो कि मरकरी से थोड़ा सा बड़ा है और सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। ये अर्थ के बाद ऐसा प्लेस है जहां पर नदियां, झीलें और समुद्र हैं। इस प्लैनेट पर पायनियर 11, कैसिनी, व्योजर 1 और व्योजर 2 रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट के जरिए विजिट भी किया गया है। हालांकि सैटर्न पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती है, लेकिन इसके एनसेलेडस और टाइटन मून्स लाइफ को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं।
सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस यानी अरुण की, जो कि आउटर प्लैनेट्स में तीसरा प्लैनेट है और तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट भी यही है। यूरेनस ही वो पहला प्लैनेट था जिसे टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया गया, क्योंकि बाकी के 5 प्लैनेट्स यानी कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न तो बिना टेलीस्कोप के भी आसानी से विजिबल थे। यूरेनस एक छोटे चट्टानी केंद्र के ऊपर पानी, मीथेन और अमोनिया से बना है। जुपिटर और सैटर्न की तरह इसका एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन भी शामिल है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 2.9 बिलियन किलोमीटर है और सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पर स्थित होने के कारण ये एक बर्फीला प्लैनेट है। इसका साइज अर्थ की साइज का 400% है, यानी अगर अर्थ एक बड़ा एप्पल हो तो यूरेनस बास्केटबॉल के साइज का होगा। बाकी आउटर प्लैनेट्स की तरह यूरेनस में भी रिंग्स पाई जाती है और इसकी 13 यानी कि 13 रिंग्स में से अंदर वाली रिंग्स डार्क होती है तो बाहरी रिंग्स ब्राइट कलर की होती है, इसीलिए आसानी से ये दिखाई देती है। वीनस की तरह यूरेनस भी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इतना ही नहीं, ये प्लैनेट अपनी साइड पर रोटेट करता है, इसीलिए इसे साइडवेज प्लैनेट भी कहा जाता है। यूरेनस पर एक दिन 17 घंटे और 14 मिनट में पूरा हो जाता है, तो एक साल अर्थ के 84 ईयर्स जितना बड़ा होता है। इस आइस जाइंट का कोई सरफेस ही नहीं है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट इस प्लैनेट पर कहीं लैंड नहीं कर सकता। इसका एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर एक मेटल स्पेसक्राफ्ट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इस प्लैनेट के 27 मून्स हैं, जिनमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा मून है। इस प्लैनेट पर केवल वॉयेजर 2 द्वारा विजिट किया गया है, जिसने यूरेनस के मून्स, रिंग्स, एटमॉस्फेयर, इंटीरियर और मैग्नेटिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड कराया है। वॉयेजर 2 ही वो अकेला स्पेसक्राफ्ट है जिसने सोलर सिस्टम के चारों जाइंट प्लैनेट्स यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की करीब से स्टडी की है। यूरेनस का मिनिमम टेम्परेचर -224.2 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि इसे नेपट्यून से भी ज्यादा ठंडा बना देता है और इस तरह सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट होने का खिताब भी यूरेनस को ही मिलता है। इतने ठंडे प्लैनेट पर फिलहाल तो लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती और यूरेनस के बाद बारी आती है नेपट्यून यानी वरुण प्लैनेट की, जो कि सूर्य से 8वां प्लैनेट है और सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स में से लास्ट प्लैनेट है। ये एक डार्क, कोल्ड और बहुत विंडी प्लैनेट है जो यूरेनस की ही तरह एक आइस जाइंट है। इन दोनों आइस जाइंट्स में काफी सिमिलैरिटीज तो है ही, साथ ही नेपट्यून की खोज में यूरेनस का काफी इम्पोर्टेंट रोल भी रहा है। जब एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के ऑर्बिट को कैलकुलेट कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये प्लैनेट उनके मॉडल्स को फॉलो नहीं कर रहा है और तब उन्हें उस अनडिस्कवर्ड प्लैनेट के बारे में पता लगाना पड़ा जो कि यूरेनस को अफेक्ट कर रहा था और इस तरह नेपट्यून की खोज हुई। इस प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 27 गुना ज्यादा है और यहाँ चलने वाली हवाओं में से कुछ तो 2160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ऐसे में ये बर्फीली हवाओं वाला प्लैनेट लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता। नेपट्यून ही वो पहला प्लैनेट था जिसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस के बेस पर डिस्कवर किया गया। इस प्लैनेट में अर्थ की साइज का एक सॉलिड सेंटर है जिस पर पानी, अमोनिया और मीथेन के फॉग है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन है। इसी मीथेन की वजह से नेपट्यून को यूरेनस जैसा नीला रंग मिला है। इस प्लैनेट की 6 रिंग्स हैं जो कि आसानी से दिखाई नहीं देती है। इस प्लैनेट के 13 मून्स हैं जिनमें सबसे बड़ा मून ट्राइटन है। नेपट्यून का ये मून अपने आप में बहुत ही अनोखा है क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में ये एक ऐसा अकेला लार्ज मून है जो अपने प्लैनेट के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। नेपट्यून पर एक दिन 16 घंटे में पूरा होता है और इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 165 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। ये अर्थ के साइज का 388% है और सूर्य से इसकी दूरी 4.5 बिलियन किलोमीटर्स है।
इस प्लैनेट का टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि यूरेनस के टेम्परेचर के काफी नजदीक है। लेकिन सूर्य से सबसे दूर स्थित होने के बावजूद ये प्लैनेट कोल्डेस्ट प्लैनेट का खिताब अपने नाम नहीं कर पाया और ये खिताब यूरेनस के पास चला गया, जबकि नेपट्यून यूरेनस से 1 बिलियन माइल से भी ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में नेपट्यून को ही सबसे ठंडा प्लैनेट होना चाहिए था। ऐसा नहीं होने के कई सारे कारण सामने आते हैं, जैसे कि यूरेनस का अपनी साइड पर रोटेट करने की वजह से सूर्य की हीट को होल्ड करने से ज्यादा बाहर निकाल देना और दोनों प्लैनेट्स पर मौजूद मीथेन गैस की क्वांटिटी। यूरेनस और नेपट्यून दोनों ही प्लैनेट्स पर मीथेन गैस मौजूद है। ये गैस हीट को बहुत अच्छे से होल्ड करती है, लेकिन नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस की मात्रा यूरेनस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। इसीलिए ये प्लैनेट यूरेनस की तुलना में ज्यादा हीट अपने अंदर होल्ड रख पाता है, जिसकी वजह से ये यूरेनस जितना ठंडा नहीं रह पाता। इसके अलावा नेपट्यून का टेम्परेचर सनलाइट से इतना प्रभावित नहीं होता है जितना इसके अंदर होने वाली गतियों से होता है, जो इसे कंपैरेटिवली गर्म बनाए रखती है। इस तरह की गतियां यूरेनस में ही नहीं दिखाई देती है, जो उसे गर्म रख सके। इसीलिए नेपट्यून सबसे आखिरी प्लैनेट होने के बावजूद भी सबसे ठंडा प्लैनेट नहीं है। इस प्लैनेट को भी वॉयेजर 2 के जरिए ही विजिट किया गया, जिसने नेपट्यून के एटमॉस्फेयर, इसकी रिंग्स, मैग्नेटोस्फीयर और मून्स के बारे में बताया। सोलर सिस्टम के इस 8वें और आखिरी प्लैनेट के बाद काइपर बेल्ट स्थित है, जो कि बहुत से आइसी ऑब्जेक्ट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, डस्ट और कॉमेट से मिलकर बनी है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जैसी ही एक बेल्ट है, लेकिन साइज में एस्ट्रॉइड बेल्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमारे सोलर सिस्टम के लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसका निर्माण भी सोलर सिस्टम के निर्माण के समय ही हुआ। तो प्लूटो इसी बेल्ट का सबसे फेमस ऑब्जेक्ट है, जो कि साल 2006 से पहले 9 प्लैनेट्स का आखिरी और सबसे छोटा प्लैनेट था, लेकिन अब उसे काइपर बेल्ट में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। प्लूटो एक प्लैनेट होने की सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करता था, इसीलिए उसे प्लैनेट ना मान करके ड्वार्फ प्लैनेट माना जाने लगा। कभी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट रहा प्लूटो काइपर बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसे किंग ऑफ द काइपर बेल्ट भी कहा जाता है। इसकी सूर्य से दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर्स है। इसका टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इसलिए 9 प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट यही था। इस ड्वार्फ प्लैनेट पर एक साल पूरा होने में 248 अर्थ ईयर्स लग जाते हैं, जबकि यहाँ एक दिन 6.4 अर्थ डेज में पूरा होता है। कैरिन, निक्स, हाइड्रा, कैरब्रोस और स्टाइक्स प्लूटो के मून्स हैं। प्लूटो के अलावा काइपर बेल्ट में ह्यूमिया और मेक ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं। इस काइपर बेल्ट के आगे भी कई आइसी ऑब्जेक्ट्स की खोज जारी है, और क्योंकि अंतरिक्ष और उसके रहस्य अनंत है, इसीलिए वो केवल हमारे सोलर सिस्टम तक ही सिमट कर नहीं रह सकते। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट ही मिल जाए, या फिर कई और सोलर सिस्टम हमारी पहुंच में आ जाए। किसी समय ऐसा भी हो सकता है जब हम किसी और प्लैनेट पर रहते हुए पृथ्वी को निहारें और हमारे पास कोई और नया सूर्य और चंद्रमा आ जाए। अंतरिक्ष अनंत है और इसमें इतना कुछ छुपा हुआ है कि हम लगातार खोज करते रहेंगे, तब भी शायद ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा। और इस तरह हमारी खोजें और अंतरिक्ष के रहस्य यूं ही साथ साथ चलते रहेंगे। सबसे पहले एस्टेरॉइड के बारे में जानते हैं। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह एक स्पेस रॉक होती है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है जो सूरज के चारों तरफ घूमती है। इसे एक छोटे प्लैनेट के रूप में भी समझ सकते हैं। एस्टेरॉइड का अर्थ स्टार जैसा होता है। तो क्या सभी एस्टेरॉइड एक ही साइज में पाए जाते हैं? जहाँ तक इनके साइज की बात है तो ये कई रेंज में मिलते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स छोटे पत्थर जितनी साइज के होते हैं, तो कई एस्टेरॉइड्स बहुत ही बड़े विशाल होते हैं, जैसे 600 मील तक फैले हुए हो।
अब बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। तो इसका जवाब ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में स्थित एरिया में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं। इस रीजन के अलावा भी कई जगह पर एस्टेरॉइड्स मौजूद रहते हैं, जैसे कई प्लैनेट्स के ऑर्बिट पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेरॉइड और प्लैनेट दोनों एक ही रास्ते पर चलते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी अर्थ के पास ऐसे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। तो क्या सभी एस्टेरॉइड्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी एस्टेरॉइड्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सूरज से अलग अलग दूरी और लोकेशन पर बनते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनका शेप कैसा होता है, तो इनकी शेप प्लैनेट्स की तरह गोल नहीं होती है, बल्कि इर्रेगुलर होती है, किसी भी साइज में, एड़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसी के साथ क्या एस्टेरॉइड्स केवल रॉक से बनते हैं? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स तो अलग अलग तरह की रॉक से बने होते हैं, जबकि कुछ एस्टेरॉइड्स में क्ले या निकल और आयरन जैसे मेटल भी होते हैं। तो इतना कुछ जानने के बाद में अब सवाल अगर ये है कि क्या एस्टेरॉइड्स स्टडी से साइंटिस्ट को कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ ऐसी बात पता चलती है जो काम की हो? तो एस्टेरॉइड से साइंटिस्ट को सन यानी कि सूरज और प्लैनेट्स की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन भी उसी टाइम हुई है जब सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। इसीलिए काफी सारी जानकारियां मिलती है। इसी के साथ एस्टेरॉइड के बारे में तो काफी कुछ हमने जाना। अब जानते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स यानी धूमकेतु फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से बने कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं। एस्टेरॉइड की तरह कॉमेट भी सूर्य की परिक्रमा करता है। कॉमेट को ही पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जब कॉमेट फ्रोजन होते हैं तब इनका साइज एक स्मॉल टाउन जितना होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉमेट सन के नजदीक जाता है वैसे वैसे गैसेस और डस्ट वेपोराइज होनी शुरू हो जाती है, और ये वेपोराइज्ड गैसेस और डस्ट कॉमेट की टेल बनती है। और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये देखो उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। तो आई एम श्योर कि पुच्छल तारे को क्यों पुच्छल तारा कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। कॉमेट के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, क्रोमा और टेल। कॉमेट का सॉलिड कोर न्यूक्लियस कहलाता है। ये कॉमेट जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है तब इसका न्यूक्लियस एक कोमा डेवलप करता है, जिसकी एक या ज्यादा टेल्स होती है। कोमा ऐसा डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर बनता है, और टेल सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अब आगे अगर बात की जाए कि नॉन कॉमेट्स की संख्या कितनी है, क्या नंबर्स है, तो कॉमेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिनमें से अरबों कॉमेट्स तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अभी तक नॉन कॉमेट्स की संख्या लगभग 3618 है। तो अगला सवाल अगर जहन में ये है कि कॉमेट्स यानी पुच्छल तारे अपनी लाइट से चमकते हैं, तो इसका जवाब है कि कॉमेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, और कॉमेट में जो आपको लाइट दिखाई देती है वो असल में सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जानने के बाद में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या हम कॉमेट को देख सकते हैं? कई बार कुछ कॉमेट्स अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं और तब इन्हें देखना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। कब और किस टाइम ये बताना मुश्किल है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में जान लेने के बाद अब जानते हैं मीटिरॉइड्स, मीटियर्स और मीटिराइट्स के बारे में। मीटिरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ये उल्का पिंड स्पेस रॉक्स होती है, यानी स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें। इनका साइज बहुत तरह का होता है। ये डस्ट ग्रेन जितनी स्मॉल भी होती है और छोटे एस्टेरॉइड के साइज में भी पाई जाती है। ये सभी उल्का पिंड ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं या फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ उल्का पिंड कॉमेट से आते हैं, तो कुछ एस्टेरॉइड से, और कुछ मीटिरॉइड से, तो कुछ मून और दूसरे प्लैनेट से भी आते हैं। मीटिरॉइड्स रॉक्स तो होती ही है, लेकिन कुछ मीटिरॉइड्स मेटालिक भी होते हैं और कई रॉक और मेटल के कॉम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं। अब आगे बात करें कि मीटियर्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। जब ये मीटिरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या फिर मार्स जैसे किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये जल जाते हैं, और जलने के बाद में ये मीटिरॉइड्स मीटियर्स यानी उल्का कहलाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है और कई बार इनकी चमक वीनस से भी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें फायर बॉल्स भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीटिराइट क्या होता है। जब एक मीटिरॉइड स्पेस में अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी जलता नहीं है और अर्थ पर आकर गिरता है, तब उसे मीटिराइट कहा जाता है।
वैसे आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हर दिन लगभग 48.5 टन मीटियोरॉटिक मटेरियल अर्थ पर गिरता है।